वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मानव भूगोल के बारे में, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। आपको बता दूं कि ज्योग्राफी में आप जब सेकंड सेमेस्टर में होते हैं बीए के या बीएससी के, तो आपको मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना होता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी से कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें जिन प्रश्नों में खास करके अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न शामिल होंगे। आपको बता दूं, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके उत्तर को आपको 50 शब्दों में, लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को आपको 150 से 200 शब्दों के बीच में लिखना होता है और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को 450 शब्द से लेकर के 500 शब्दों के बीच में आपको लिखना होता है। अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग तरीके से बताया जाता है। आइए देखते हैं कल जो परीक्षा लगी हुई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की, उसका पेपर कैसा आएगा। तो उसका पेपर आपका ऐसे ही आने वाला है। तो आप सभी लोग इन प्रश्न में जो मतलब इस प्रश्न पत्र में, यानी कि जो मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ, यहाँ से जो क्वेश्चंस हमने इसमें रखे हैं, ये हूबहू प्रश्न आपको आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। जियोग्राफी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर 2023 का ये मॉडल पेपर है ह्यूमन ज्योग्राफी का। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। इससे पहले 2-3 मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल करवा चुका हूँ हम, आप उसको अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं भी देखें तो आप इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो भी आपका काम हो जाना। लेकिन मैं सजेस्ट यही करूंगा कि जो 2022 वाले महासंग्राम वीडियो एक है उसको देख लीजिएगा, और जो एक प्रकार से और भी वीडियोस जो 2023 में हमने दी है मॉडल पेपर की ह्यूमन ज्योग्राफी की, उसको भी आप देख लीजिएगा। देखिए, सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं खंड आ से, ओके। और खंड आ में अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 10 होती है। 10 के 10 प्रश्न आपको करने होते हैं। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। 3 नंबर का एक प्रश्न होता है। और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो 2 घंटे की परीक्षा होती है, ठीक है, और 3 नंबर का प्रश्न होता है। बाकी विश्वविद्यालय में 3 घंटे की परीक्षा होती है और 2 नंबर का प्रश्न होता है, ठीक है। देखें, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मानव भूगोल। हालांकि किसी भी यूनिवर्सिटी से आप रिलेशन रखते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर। चले, पहला प्रश्न है मानव भूगोल किसे कहते हैं, बताएं। मानव भूगोल की परिभाषा बताएं। तो मानव भूगोल के बारे में यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मानव भूगोल के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो मानव भूगोल की अगर बात की जाए तो मानव भूगोल में सबसे प्रमुख विद्वान है, उनका नाम है प्रोफेसर बिडाल डी ला ब्लास। ये फ्रांस के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं बिडाल डी ला ब्लास, और ये कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नई संकल्पना प्रदान करता है, और यह पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीव होते हैं उनके पारस्परिक अंतर संबंधों का संश्लेषणात्मक एक प्रकार से ज्ञान होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो भौतिक नियम होते हैं, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम जो होते हैं और पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीव होते हैं, उनके बीच में जो अंतर संबंध होते हैं, उन्हीं का अध्ययन करता है मानव भूगोल। किसका अध्ययन करता है? उन्हीं का अध्ययन करता है मानव भूगोल। समझ में आ गई चीज़ें? तो ये है आपका मानव भूगोल। फ्रांसीसी विद्वान हैं डिमांजिया, वो कहते हैं कि मानव भूगोल मानव समूहों एवं समाजों का उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन है। कुमारी एलन चर्चिल सैंपल कहती हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव एवं अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस प्रकार से जीन्स ब्रोन्स, वो भी एक प्रकार से बिडाल डी ला ब्लास के शिष्य हैं, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ही हैं। उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कहा कि प्रकृति विज्ञान एवं मानव भूगोल के एक प्रकार से बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी रखते हैं जीन्स ब्रून्स, और इन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ऐतिहासिक तथ्यों का मानव समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदर्शित किया और बताया कि भौगोलिक तथ्य जिस पर मानव का अधिकार है अथवा जिससे मानव प्रभावित है, मानव भूगोल के अध्ययन का विषय है, और इसके विचार में मनुष्य ही अध्ययन का केंद्रीय तत्व होता है। कुल मिलाकर के इन्होंने कहा कि मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित है और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छांट कर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तो ये हो गई मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान हैं हंटिंगटन, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल को प्राथमिक या प्राकृतिक वातावरण तथा मानवीय कार्यकलापों एवं गुणों के संबंध के स्वरूप और वितरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुल मिलाकर के मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अध्ययन का एक पक्ष मानव तथा उसके कार्यकलापों का, दूसरा पक्ष जो होता है उसके प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों एवं उनके प्रवाह का अध्ययन होता है।
तो इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मानव भूगोल में किसी प्रदेश के मानव समुदाय एवं उनके प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों और दोनों पक्षों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और किसी प्रदेश में निवास करने वाले मानव समुदायों तथा वहाँ के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परस्पर कार्यात्मक संबंध होता है। और विभिन्न प्रदेशों के मानव संप्रदायों तथा उनके जीवन ढंग का अध्ययन ही मानव भूगोल होता है। कुल मिलाकर के मानव भूगोल में मानव के और वातावरण के जो संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों के बारे में और मानव और प्राकृतिक वातावरण के बीच की जो अंतर क्रियाएँ होती हैं, उन अंतर क्रियाओं का ही अध्ययन मानव भूगोल करता है। ठीक है, ये रही मानव भूगोल के बारे में कुछ बातें। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता के सिद्धांत की बात की जाए तो ये मानव भूगोल के कुछ प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है। आपको बता दूं, मानव भूगोल के जो है मूल सिद्धांतों में मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जियोग्राफी में 3 मुख्य रूप से सिद्धांत आते हैं। पहले सिद्धांत का नाम है पार्थिव एकता का सिद्धांत, दूसरे सिद्धांत का नाम है क्रियाशीलता का सिद्धांत और तीसरे सिद्धांत का नाम है वातावरण समायोजन या विशिष्ट जीवन पद्धति का सिद्धांत। तो जो पार्थिव एकता का सिद्धांत है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। पार्थिव एकता का सिद्धांत और दूसरा है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का कहते हैं परिवर्तन का सिद्धांत। और तीसरा आपका है वातावरण समायोजन के साथ, वातावरण समायोजन यानी कि जो एक प्रकार से एडजस्टमेंट की जो थियरी होती है वो। ठीक है, वातावरण समायोजन का सिद्धांत, थियरी ऑफ इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट, किस प्रकार से मनुष्य और वातावरण आपस में समायोजन करके रहता है, एक वो। और एक प्रकार से क्रियाशीलता का सिद्धांत का मतलब कि मनुष्य के जीवन में ही नहीं बल्कि मनुष्य का एक प्रकार से जो नीड्स है, आवश्यकता है, वो भी परिवर्तित होती है और एक प्रकार से मनुष्य के क्रियाकलाप भी परिवर्तित होते हैं। वातावरण भी परिवर्तन वातावरण में होता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो उसी परिवर्तन को एक प्रकार से क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत देखा जाता है। पार्थिव एकता के सिद्धांत की बात हम करने वाले हैं। तो पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया था जर्मनी के भूगोलवेत्ता है फ्रेडरिक रेटजल महोदय। बड़े ज़बरदस्त विद्वान है फ्रेडरिक रेटजल और मानव भूगोल के जन्मदाता भी कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजल को। आपको बता दूं, फ्रेडरिक रेटजल महोदय ने संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई के रूप में माना और संपूर्ण विश्व को उसके अलग अलग अंगों के रूप में उसमें ना देख करके उन्हें एक रूप में, एक समाविष्ट रूप में देखा। यदि हम पृथ्वी के जो बाहरी स्वरूप हैं उनकी ओर आप अगर देखेंगे तो हमें उनमें तमाम प्रकार की भिन्नताएं नज़र आएंगी। जैसे कहीं पर आप देखते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, कहीं पर आप देखते हैं गहरी गहरी घाटियां हैं, कहीं पर आपको पठार मिलेंगे, कहीं पर आपको समतल मैदान मिलेंगे, कहीं पर स्थल है, कहीं पर समुद्र है, कहीं पर झील है, नहरें हैं, महासागर हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं बहुत सारी, कहीं पर जलवायु अलग है, कहीं पर मिट्टियाँ अलग अलग, कहीं पर लाल, कहीं पर काली, कहीं पर पीली, कहीं पर अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ हैं, वनस्पतियाँ अलग अलग हैं, जीव जंतु अलग अलग पाए जाते हैं, मानव के रहन सहन का स्तर, खान पान के अंतर, आचार विचार का अंतर, बोलचाल का अंतर, नाना प्रकार की विभिन्नताएं आपको इस पृथ्वी पर ऊपरी भागों में आपको देखने को मिलती हैं। मतलब ये ऊपरी परिदृश्य में जब आप पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के जो बाहरी स्वरूप है, उस बाहरी स्वरूप में आप देखते हैं तमाम प्रकार के चीज़ों के बारे में आप देखते हैं कि भाई नाना प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। लेकिन ये विभिन्नताएं मात्र केवल बाहरी हैं। पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनमें एक सार्वभौमिक एकता मिलती है। उसी एकता को पार्थिव एकता कहते हैं। मतलब पृथ्वी जो है एक प्रकार से भले ही ऊपर से आपको नदी नाले, पर्वत, पठार, मैदान और पठार, समतल ये सब दिखाई पड़ रहे हैं, घाटी और जो है पर्वत शिखर, चोटी, लेकिन अगर आप जो है इसको पृथ्वी को अगर मानेंगे तो पृथ्वी एक प्रकार से एक पिंड के स्वरूप है, एक पार्थिव टाइप की है, एक मूर्ति टाइप की है और उसी पे सारी भिन्नताएं आपको देखने को मिलती है। रेटजल ने स्वीकार किया था कि संपूर्ण पृथ्वी पर एक से भौतिक नियम कार्य करते हैं। मतलब कि जलवायु स्थान विशेष की प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टी को प्रभावित करते हैं। मिट्टियाँ स्वयं जलवायु और वनस्पतियों को भी नियंत्रित करती हैं। ठीक इसी प्रकार से वनस्पति भी जलवायु को भी प्रभावित करती है और मिट्टी को भी प्रभावित करती है और उनसे प्रभावित भी होती है खुद भी। और इसी प्रकार से विविध स्थल और जलवायु को प्रभावित करते हैं। ऊंचे पर्वत आर्द्र हवाओं को रोक करके वर्षा करने में सहायक होते हैं। छोटी छोटी कई नदियां मिलकर के बड़ी नदियां बनाती हैं, समुद्र में गिरती हैं। तापमान की अधिकता होने पर जल वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है, फिर वही जल नीचे बरसता है, वर्षा हो जाती है। इस प्रकार से हम पृथ्वी की अनेकता में एकता का दर्शन करते हैं। और विडाल डी ला ब्लास महोदय ने पृथ्वी की मूलभूत एकता को स्वीकार किया है और विडाल डी ला ब्लास
ने भी माना कि मानव के या मानव भूगोल के तथ्य प्रत्येक स्थान पर वातावरण से संबंधित हैं और वह स्वयं भौतिक दशाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिनका विवेचन या व्याख्या केवल उनकी ही सहायता से या उनकी सहायता से किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं इधर तो सभी आपस में अलग अलग दिखाई पड़ते हैं आपको, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये जो अलगाव है वो एक प्रकार से एक में मिला हुआ है, एकजुट है और पहले से इकट्ठा जुड़ा हुआ है। समझ में आई चीज़ें? तो इस प्रकार से आपने देखा कि बाहरी रूप से पृथ्वी पे अलग तमाम प्रकार की विभिन्नताएं हैं, लेकिन इन विभिन्नताओं की अगर जड़ में आप जाओगे तो उनमें एकता आपको मिलेगी। ठीक है, इसी को कहते हैं प्राकृतिक एकता। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि भौतिक दृष्टि से पृथ्वी पर अनेक विविधताएं पाई जाती हैं, किंतु उन विविधताओं के होते हुए भी उनमें पारस्परिक एकता के दर्शन होते हैं। चूँकि पारस्परिक एक दूसरे को, चाहे घाटी और चोटी की बात की जाए, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, चाहे जो है प्रकार से पृथ्वी के जल की और जो बारिश का जल होता है उसमें एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता है। कुल मिलाकर के पारस्परिक एकता के दर्शन होते हैं और यही सार्वभौमिक या पार्थिव एकता का सिद्धांत होता है। तो ये है पार्थिव एकता का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संभववाद। संभववाद के बारे में अगर बात की जाए तो संभववाद क्या है भाई? तो मनुष्य और वातावरण को समायोजन को एक प्रकार से बताने का प्रयास है, एक प्रकार से संभववाद। संभववाद की अगर बात की जाए तो इम्पोर्टेंट विचारधारा है, पॉसिबिलिज्म कहा जाता है इसको अंग्रेजी में संभववाद को। संभववाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मनुष्य पर्यावरण का दास नहीं होता है और इसलिए वह पर्यावरण से प्रभावित होता है और वह अपनी बुद्धि के बल, मतलब बुद्धि के बल पर या अपनी कार्यकुशलता के, अपनी स्किल के दम पर पर्यावरण को प्रभावित करता है मनुष्य, और अपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से या उससे जो टेक्नोलॉजी का विकास मनुष्य ने कर लिया है, विज्ञान का विकास हो चुका है, उससे प्राकृतिक मनुष्य जो है वो प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता है। संभववाद ये कहता है वनों को काट करके कृषि व पशुचारण करने लगा है मनुष्य, नदियों पर बांध बना करके सिंचाई करता है और बिजली बनाता है, ये सब संभववाद की ही क्रियाएं हैं। खनिजों का उपयोग करता है, नगरों का, परिवहन मार्गों का निर्माण हो गया, अंतरिक्ष का आविष्कार हो गया, और मनुष्य ने एक प्रकार से अभी हाल ही में आपने देखा होगा चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो गया। चंद्रमा पर एक प्रकार से मनुष्य की मशीनें पहुँच चुकी हैं। दुनिया के एक ब्रह्मांड के अलग अलग क्षेत्रों में एक प्रकार से मनुष्य के द्वारा भेजी गई तमाम प्रकार की मशीनें वहाँ पर एक प्रकार से टहल रही हैं और वहाँ के बारे में जानकारी दे रही पृथ्वी पर। तो मानव भूगोल की संभववाद विचारधारा का विकास जो हुआ है फ्रांसीसी विद्वानों की देन है, और संभववाद का विकास खास करके करने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है विडाल डी लाब्लास। और विडाल डी लाब्लास के अतिरिक्त फ्रांसीसी विद्वानों में डिमांजिया ने भी समर्थन किया, ब्लेचार्ड ने भी समर्थन किया, फेब्रे ने, ब्रोसोइन, कार्लो सावर, इन सभी लोगों ने संभववाद विचारधारा का एक प्रकार से संभववाद की विचारधारा के विकास में अपना योगदान दिया। और आप देखते हैं विडाल डी लाब्लास हो, जीन्स ब्रूंस हो, ईसा बोमेन हो, ठीक है, इन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पे संभववाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। संभववाद की विचारधारा का मतलब ये है कि प्रकृति जो होती है वो संभावनाएं प्रदान कर दी है, मनुष्य उस पर क्या बोए क्या काटे उस पर प्रकृति एक प्रकार से मैटर नहीं करती है। संभववाद का सीधा सा मतलब होता है कि मनुष्य पर्यावरण का दास नहीं है, मनुष्य अपने तकनीकी और टेक्नोलॉजी के दम पर पर्यावरण पर अपना अधिकार कर सकता है और कर भी रहा है। तो ये है एक प्रकार से संभववाद। ठीक है, कुल मिलाकर के संभववाद की विचारधारा का समर्थन ईसा बोमेन, विडाल डी लाब्लास, जीन्स ब्रूंस सभी लोगों ने किया, और कार्लो सावर और बोरो के नाम प्रमुख हैं मुख्य रूप से। समय के साथ साथ निश्चयवाद की भांति संभववाद की भी आलोचना होने लगी और मनुष्य की प्रकृति पर विजय के संबंध में आशंका व्यक्त की गई। निश्चयवाद में प्रकृति को व संभववाद में मनुष्य को बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त किया गया है। आप निश्चयवाद की विचारधारा को पढ़ेंगे, निश्चयवाद में प्रकृति का दास है मनुष्य, और संभववाद में आप देखते हैं कि मनुष्य प्रकृति का दास नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मनुष्य को बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त किया गया है संभववाद में, और जो कि बिल्कुल अनुचित है। मनुष्य चाहे जितनी भी उन्नति कर ले, प्रकृति को पूर्णतः नियंत्रण में नहीं ले सकता है, ना ही प्रकृति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त हो सकता है। और आज भी पृथ्वी पर अनेक भूमि है जहां मानव बसाव विकसित नहीं हो पाया है, जैसे टुंड्रा प्रदेश हो गया, जो है अंटार्कटिक प्रदेश हो गया, यहाँ पर एक प्रकार से एक भी जीवन निवास नहीं कर पा रहा है। तो मनुष्य कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन प्रकृति से आगे कभी नहीं हो सकता, प्रकृति के एक प्रकार से आगे सरेंडर होना पड़ेगा मनुष्य को। ठीक है, तो इस कारण से संभववाद की बहुत सारी आलोचनाएँ भी हुई। एक आता है नव निश्चयवाद, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हालांकि आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न है मानव अधिवास के प्रकार बताइए। मानव अधिवास के प्रकार इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से।
मानव अधिवास के प्रकार। जानिए भाई, मानव अधिवास किसे कहते हैं? मानव अधिवास मतलब मानव के रहने का स्थान या ह्यूमन सेटलमेंट जिसको कहते हैं। यानी कि मानव अधिवास की अगर बात की जाए तो प्रोफेसर ब्रून्स एक प्रकार से इसको घर के संदर्भ में कहते हैं कि घरों से अर्थ घरों एवं बस्तियों दोनों से होता है, और पृथ्वी पर मानव की क्रियाओं एवं रचनाओं में सबसे अधिक स्पष्ट दूर से दिखाई देने वाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं ठोस रचना मानवीय बस्तियां ही होती हैं, और मार्ग यानी जो रूट्स होते हैं, जो हैबिटेंट्स होते हैं, वही दिखाई पड़ते हैं। कुल मिलाकर के आश्रय जो है मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मनुष्य एक प्रकार से रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ों की आपूर्ति हर एक मनुष्य की पड़ती है, और ये सार्वभौमिक है। मानव जिस स्थान को अपने आश्रय के लिए चुन लेता है, वहाँ आश्रय के लिए जिस मकानों का, घरों का, झोपड़ियों, इन सभी का निर्माण करता है, वह उसका निवास कहलाता है। परंतु इन्हीं के द्वारा मानवीय बस्तियों का निर्माण भी होता है। इन मानवीय बस्तियों को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि मानव अधिवास को नगला, गांव, कस्बा, नगर, तमाम प्रकार की चीज़ों के माध्यम से पुकारा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया मानव अधिवास के प्रकार। तो मानव अधिवास मतलब होता है मनुष्य के रहने का स्थान, ठीक है। अब इसके कितने प्रकार होते हैं? तो मानव अधिवास के कई प्रकार होते हैं, और मानव अधिवास के संदर्भ में डॉक्टर SD कौशिक है, उनकी एक पुस्तक है मानव भूगोल, ह्यूमन जियोग्राफी नामक एक पुस्तक है। उसमें उन्होंने मानव अधिवासों को मकानों की पारस्परिक दूरी के आधार पर 4 प्रकारों से बांटा है। तो वो 4 प्रकार के बारे में हम आपको बताएंगे। पहला है प्राकीर्ण, जिसको बोलते हैं एकांकी बस्तियाँ, ठीक है, आइसोलेटेड सेटलमेंट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो बस्ती है वो कौन सी होती है? वो बस्ती है सघन एवं एकत्रित बस्तियां, दूसरी बस्ती, यानी कि कॉम्पैक्ट या फिर एग्लोमेरेटेड सेटलमेंट जिसको आप कहते हैं। तीसरी बस्ती है संयुक्त बस्तियां, जिसको आप कंपोसाइट सेटलमेंट बोलते हैं। चौथी बस्ती जो है उसको बोलते हैं अपखंडित बस्तियां, यानी कि जिसको आप बोलते हैं फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट। तो इसमें जो पहली बस्ती है, यानी जिसको आप बोलते हैं प्राकीर्ण या एकाकी बस्तियाँ, उस बस्तियों में आप देखते हैं खास करके एकाकी बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जिसमें बस्ती के घर जो होते संभवतः अलग अलग होते हैं, और ऐतिहासिक दृष्टि से एकाकी बस्तियां या प्राकीर्ण बस्तियां उतनी ही प्राचीन है जितनी कि मानव सभ्यता है। तो एक प्रकार से जो पुरानी जो है परंपरा थी उसके अकॉर्डिंग जो मनुष्य रहता था तो वो होते थे एकाकी बस्तियां, एकाकी परिवार। फिर दूसरा जो परिवार है उसको बोलते हैं सघन या एकत्रित बस्तियां, यानी कि जिन अधिवासों में बस्ती के घर पास पास होते हैं, परस्पर सटे हुए होते हैं, उन्हें सघन या एकत्रित बस्तियां कहा जाता है। अनेक विद्वानों ने इसी सघन या एकत्रित बस्तियों को पुंजित बस्ती या संकेंद्रित अधिवास या संकेंद्रित बस्ती के नाम से भी पुकारा है। और इन अधिवासों में आप देखते हैं इसका स्वरूप, आकार और कार्य प्राकीर्ण अधिवासों से अलग होता है। सघन अधिवासों का मुख्य कारण होता है सामाजिक संबंधों का अति जटिल होना, ठीक है। इस प्रकार से इन अधिवासों में मार्ग जो होते हैं, सड़कों, गलियों के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आप देखते हैं यहाँ पर एक प्रकार से कई चीज़ें हैं। फिंच और ट्रिवार्थरा कहते हैं कि इन्होंने सघन बस्तियों को न्यासिस्ट या सघन बस्तियां कहा है। ब्लास महोदय ने इसको पुंजित कहा है, पुंजित बस्तियां, और ब्रून्स महोदय ने इसको संकेंद्रित बस्ती कहा है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी जो बस्ती है वो है संयुक्त बस्ती। संयुक्त बस्तियों के अंतर्गत खास करके संभवतः एक केंद्रीय ग्राम या जिसको आप सेंट्रल विलेज कहते हैं वो होता है, परंतु इसके साथ ही साथ गांव की सीमा के भीतर कुछ छोटे छोटे पूर्वे या नगले होते हैं, ठीक है। और संभवतः ये पूर्वे विभिन्न कारणवश केंद्रीय ग्राम को छोड़ करके आए हुए एक कई परिवारों का अपेक्षाकृत एक छोटा सा समूह होता है जिसमें संभवतः एक ही जात बिरादरी के लोग रहते हैं। उत्तर भारत में ऐसे कई ग्राम आपको देखने को मिलेंगे जिनमें केंद्रीय ग्राम के अतिरिक्त कई पूर्वे सम्मिलित होते हैं। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने इस प्रकार की बस्तियों को अर्ध सघन या सेमी कॉम्पैक्ट बस्तियाँ कहा है। आपको बता दूँ जैसे हमारा गाँव ही है मोहनपुर। अब मोहनपुर गांव के अंतर्गत आपको बता दूं कई पूर्वे पड़ते हैं, जैसे कि मोहनपुर गांव के अंतर्गत कई पूर्वे हैं। अब बानेपुर भी मोहनपुर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है और भी कई गांव हैं, ठीक है। अलग अलग जातियों के नाम पर गांव रख दिए गए हैं, जैसे पाणे के नाम पर पाणेपुरवा, ठीक है, यादवों के नाम पर यादवपुरवा। इसी प्रकार से हर एक गांव मतलब एक बड़ा सा ग्राम सभा होती है, और ग्राम सभा जो केंद्रीय ग्राम है वो है मोहनपुर, और मोहनपुर ग्राम सभा में खुर्दापुरवा से लेकर के ठकुरन गांव, तेलियन गांव, इसी प्रकार से कई सारे गांव जो होते हैं आपस में मिले हुए हैं, तो वो सब गांव मोहनपुर के अंडर में ही है, ठीक है। यानी मोहनपुर एक प्रकार से केंद्रीय ग्राम है और उसके अंतर्गत कई सारे और पूर्वे हैं जो या नगले हैं जो शामिल होते हैं, तो वो होता है एक प्रकार से संयुक्त बस्तियाँ। चौथी जो बस्ती है वो होती है अपखंडित बस्तियाँ। अपखंडित बस्तियाँ यानी कि जिस ग्रामीण अधिवास में गांव की सीमा के भीतर
भीतर ही बसाव बिखरा हुआ मिलता है, मतलब कि गांव के घर एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर बने होते हैं अथवा छोटे छोटे पुरवे नगले थोड़ी थोड़ी दूरी पर बसे होते हैं, जिनमें कोई भी केंद्रीय ग्राम नहीं होता, उसे अखंडित बसाव कहते हैं। इस तरह के अधिवासों को एकाकी अधिवास नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिकन या यूरोपीय फार्म हाउस या फार्म गृह के समान इन छोटी छोटी बस्तियों में एक ही परिवार का होना आवश्यक नहीं है। दूसरे इनमें सामाजिक संगठन, श्रम विभाजन और सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। प्रोफेसर स्प्रेट महोदय ने ऐसी बस्तियों को प्राविकीर्ण बस्ती कहा है। प्रोफेसर सिंह ने पुरवों का अधिवास कहा इसको, और अखंडित अधिवास भी कहा है। इस प्रकार से ये सारे एक प्रकार से अधिवास के प्रकार मैंने आपको बताए। चौथा प्रश्न होगा आपका, पांचवा प्रश्न आप देखिएगा, मानवीय अर्थव्यवस्था के विकास स्तर। मानवीय अर्थव्यवस्था के विकास स्तर कौन कौन से हैं उसको बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई, सभी लोग बताइएगा। मानवीय अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर बताएं, कौन कौन से स्तर हैं भाई मानवीय विकास के या मानवीय अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर। तो मानवीय अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर में मुख्य रूप से आप देखते हैं 4 स्तर हैं। कौन कौन से स्तर हैं? शुरुआत से आप देखते हैं मनुष्य जब आदिकाल में था, बहुत पुराने समय में, प्राचीन काल में, तब से आप देखते हैं कहीं ना कहीं पे पर्यावरण से बहुत अधिक प्रभावित था। लेकिन वर्तमान में मनुष्य जो है पर्यावरण के बीच में अंतर संबंध में लगातार परिवर्तन होता आया है, और आज मानव पर्यावरण की उपज मात्र नहीं है, वह उसका परिवर्तनकर्ता और निर्माता भी है। मानव पर्यावरण के बीच अंतर संबंध 2 तरफा है। अनेक जीवों की तरह मानव भी अपने पर्यावरण में रहता है, अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। इसलिए मानव केवल अपने आप को प्राकृतिक तत्वों के अनुसार ढालता ही नहीं, बल्कि उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार उनका अनुपालन भी करवाता है। पर्यावरण और मनुष्य के अंतर संबंध का निर्धारण करने में जनसंख्या के आकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसीलिए जनसंख्या के आकार के संदर्भ में मानव पर्यावरण अंतर संबंधों का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन इससे हमें इन संबंधों में आने वाले क्रमिक परिवर्तन का पता चलता है, जैसे प्रागैतिहासिक काल से लेकर के और वर्तमान समय तक आप देखिएगा तो मानवीय अर्थव्यवस्था के विकास को कई खंडों में हम बांटते हैं, और उसी अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर को कहा जाता है। जैसे प्राकृतिक या प्रागैतिहासिक काल से लेकर के वर्तमान काल तक की जो मानवीय अर्थव्यवस्था है, उसके विकास के स्तरों को हम 4 स्तर में बांट सकते हैं। पहला स्तर है आखेट एवं भोजन संग्रह। शुरुआत में लोग बस शिकार करते थे और भोजन को इकट्ठा करते थे, यही काम था। बहुत सरल समाज हुआ करता था, रोटी कपड़ा मकान, बस इतनी चीज़ों की आवश्यकता। पहले रोटी की आवश्यकता ही थी, फिर एक प्रकार से कपड़े की आवश्यकता हुई, फिर मकान की आवश्यकता हुई। तो इस प्रकार से एक प्रकार से धीरे धीरे करके लोगों ने अपनी अपनी चीज़ों को इकट्ठा करना प्रारंभ किया, आखेट और भोजन संग्रह करना प्रारंभ किया, पहली बात। दूसरा जो एक प्रकार से अर्थव्यवस्था का विकास का स्तर दूसरा है पशुपालन और पशुचारण हुआ। भोजन संग्रह काल के बाद में पशुपालन का काल आता है, लोग पशुओं को पालने लगते हैं और पशुओं को चराने लगते हैं। इस प्रकार से दूसरा अर्थव्यवस्था का स्तर हो गया विकास का। तीसरा जो अर्थव्यवस्था में विकास हुआ वो हुआ पौध पालन और कृषि पालन। लोग एक प्रकार से पेड़ वगैरह लगाने लगे और कृषि करने लगे, तो ये तीसरा काल आ गया। चौथा जो विकास का स्तर है वो है विज्ञान का स्तर, जो आज वर्तमान में आपके समक्ष है। प्रौद्योगिकी का स्तर, औद्योगिकरण का काल जो इस समय चल रहा है, एक इंडस्ट्रियल जो एक प्रकार से एज इस समय चल रही है, मतलब कि लगातार आप देख रहे हैं विज्ञान और तकनीकी टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, और इसके द्वारा क्या हो रहा है, लगातार एक प्रकार से आप लोग कई प्रकार की गतिविधियां जो आर्थिक तंत्र से रिलेटेड हैं वो हो रही हैं, ठीक है। तो ये सब एक प्रकार से इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और सभी लोगों ने एक प्रकार से खास करके इन चीज़ों को जाना भी होगा। शुरुआत में लोग आखेट यानी शिकार करते थे और भोजन को इकट्ठा करते थे, फिर क्या हुआ, पशुओं को पालने लगे, पशुओं को चराने लगे, फिर पौध पालन और कृषि पालन करने लगे, और फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण का काल आया, तो ये वर्तमान का काल है। इस प्रकार से 4 स्तरों पर मानवीय अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। तो ये विकास के 4 स्तर हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 6ठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्थानांतरणशील कृषि के बारे में बताएं। स्थानांतरणशील कृषि क्या है भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। स्थानांतरणशील कृषि की अगर बात की जाए, स्थानांतरणशील कृषि का मतलब होता है स्थान का अंतर हो जाना, लगातार किसी एक स्थान पर कृषि ना करना। जैसे कि जंगली कृषि जो होती है या जो जनजातीय लोग कृषि करते हैं वो स्थानांतरणशील कृषि करते हैं। अलग अलग स्थानों पर स्थानांतरणशील कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि अलग अलग मतलब अलग अलग क्या, भारत में ही इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग प्रदेशों में। आपको बता दूं कि स्थानांतरणशील कृषि में होता ये है, ये एक आदिम प्रकार की कृषि है।
जो मानव के द्वारा भोजन प्राप्ति हेतु सबसे पहले शुरुआत में अपनाई गई। इस प्रकार की खेती की शुरुआत लगभग आप देखते हैं 7000 या 8000 ईसा पूर्व पहले हुई होगी। और इस समय विश्व की जनसंख्या लगभग विरल थी। पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग वनों से ढका हुआ था। उस समय मानव ने जो है वनों को काट करके और उसको जला करके साफ करके उस पर कृषि करना प्रारंभ किया होगा। और इस प्रकार से साफ किए गए खेतों में कुछ वर्ष खेती करने के बाद में जब उनको लगा कि भाई खेत में अब उपज नहीं रह गई है, खेत में अब एक प्रकार से नमी नहीं रह गई है, खेत की उर्वरक क्षमता क्षीण हो गई है, तो अन्य किसी स्थान पर जाते थे लोग और फिर वनों को काटते थे, साफ करते थे और उसको जला करके फिर उसको कृषि योग्य भूमि बनाते थे, फिर वहाँ पर कृषि करते थे। और इस प्रकार से ये प्रक्रिया लगातार अपनाते रहते थे। इसीलिए इसको काटो और जलाओ कृषि, और एक स्थान को एक प्रकार से छोड़ करके दूसरे स्थान पर इसको करते थे। इसीलिए इसको एक प्रकार से काटो और जलाओ और स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। झूमिंग कृषि इसी को कहा जाता है। जैसे कि आपको बताऊं, स्थानांतरणशील कृषि की अगर बात की जाए, उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कृषि कहा जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको लैडान कहा जाता है। ब्राज़ील में इसको रोका कहा जाता है। म्यांमार देश में स्थानांतरणशील कृषि को तुंग्या के नाम से जानते हैं। श्रीलंका में इसको चेना कहा जाता है। थाईलैंड में तमराई कहा जाता है। अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में मसोले कहा जाता है। वियतनाम में रे कहा जाता है। मेडागास्कर में टावी कहा जाता है इसको। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है। आपको बता दूं, भारत में स्थानांतरण कृषि की बात की जाए तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी देशों में स्थानांतरणशील कृषि की जाती है। और यहाँ पर इन कृषि की पद्धति को झूमिंग कृषि या झूम कहा जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि एक प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये है गई स्थानांतरणशील कृषि मतलब जंगल को काट करके फिर जंगल को जला करके और खेती योग्य भूमि बनाते हैं, फिर खेती करते हैं। और जब भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो फिर उस भूमि को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे जगह पर जाते हैं, फिर उस पेड़ को जलाते हैं जंगल में, फिर जंगल को काटते हैं और जलाते हैं, फिर खेती करते हैं वहाँ पर, फिर उसको छोड़ते हैं, फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं। इस प्रकार से जब तक उर्वरक क्षमता होती है तब तक कृषि करते हैं और अन्यथा उस खेत को छोड़ करके दूसरे खेत में चले जाते हैं, मतलब फिर खेती योगी मतलब बनाते हैं। इस प्रकार से ये होती है स्थानांतरणशील कृषि। सॉरी, अगला प्रश्न 7वां नंबर, प्रजाति की परिभाषा दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रजाति की परिभाषा दीजिए। प्रजाति किसे कहते हैं भाई? अंग्रेजी में प्रजातियों को रेस कहा जाता है। प्रजातियों की अगर बात की जाए तो प्रजातियां जो होती हैं उनके बारे में वैज्ञानिक लोग एकमत नहीं हैं, क्योंकि कुछ इसके अंतर्गत समान गुण या गुण समूह वाले लोगों को शामिल करते हैं। तो कुछ एक ही भाषा बोलने वाले लोगों को एक प्रजाति बोलते हैं। कुछ लोग एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों को या एक ही स्थान पर कई पीढ़ियों से निवास करने वाले लोगों को प्रजाति का स्वरूप मानते हैं। कुछ लोग प्रजाति को धर्म से रिलेटेड मानते हैं, जैसे कि यहूदी प्रजाति, मुस्लिम प्रजाति। तो इस प्रकार से विद्वान लोग एक प्रकार से एकमत नहीं प्रजातियों की परिभाषा को लेकर के। वैज्ञानिकों और मानव शास्त्रियों के अनुसार अगर देखें तो प्रजाति जो है एक जैवीय प्राणशास्त्रीय अवधारणा है और इसके शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट समूह को प्रजाति माना जा सकता है। वे शारीरिक लक्षण उस मानव समूह में वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं और इस पर पर्यावरण का दीर्घकालीन प्रभाव नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर के आपको बताऊं, प्रजाति की परिभाषा को दी है प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास ने। प्रोफेसर विडाल डी ला ब्लास कहते हैं कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति और शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि मानव प्रजाति नस्ल के प्रकट करती है, मतलब नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को प्रकट करती है। कुल मिलाकर के अगर हम अपनी परिभाषा आप बताएं तो आप कह सकते हैं कि प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिनमें एक से शारीरिक लक्षणों का संयोग निश्चित रूप से होता है या निश्चित रूप में पाया जाता है और जिन्हें अनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। ठीक है, किसी का नाक लंबा है, किसी के कद बड़े बड़े हैं, किसी का कपाल चौड़ा है, किसी का कलर जो है गोरा है, किसी का पीला है, किसी का काला है। इस प्रकार से आप उनके नासिका सूचकांक, कपाल सूचकांक, आँखों की बनावट, उनके बालों का कलर कैसा है, घुंघराले बाल हैं, लंबे बाल हैं, रेशमी है या शरबती जुल्फ़ें क्या हैं, जो भी होगा एक प्रकार से ये दुनिया भर का जो टीम टाम होता है शरीर का लक्षण के हिसाब से एक प्रकार से प्रजातियों को बांटा गया। प्रजातियों को लेकर के एक विस्तार से हमने एक वीडियो बनाई, सेपरेट वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। प्रजातियों के बारे में अगर बताऊं तो सबसे पहली बात, प्रजाति एक जैविकीय धारणा होती है। दूसरी बात,
प्रजाति अपनी विशेषताएं और शारीरिक लक्षण प्रजातियों के होते हैं जिनके आधार पर इनको अन्य प्रकृति से या अलग करते हैं हम। जैसे रंग इनका अलग होता है, सीधे बाल होते हैं, पतले ओठ होते हैं, इनके आधार पर हम लोग अलग करते हैं प्रजातियों को। तीसरी बात, प्रजाति के शारीरिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुक्रमण के द्वारा हस्तांतरित होते हैं कि भाई वहाँ के ऐसे ही लोग होते हैं, उनके बच्चे भी ऐसे हैं, उनके पिताजी भी वैसे हैं। ठीक है। चौथी बात, इनके एक बड़े समूह भी होते हैं प्रजातियों के। ठीक है। तो ये हो गई प्रजातियों के बारे में कुछ बातें। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। प्रजातियों को लेकर के अलग अलग, जैसे इनकी चमड़ी का रंग कैसा है, ठीक है, इनकी मुख की आकृति कैसी है, शरीर का कद कैसा है, बालों की बनावट कैसी है, आँखों का रंग और फटान कैसा है, ऊँट का आकार कैसा है। आंतरिक लक्षण में आप खास करके, अभी तक तो हमने बाहरी लक्षण बताया, ठीक है। आंतरिक लक्षण में जैसे कि उनके सिर का जो है कपाल सूचकांक कितना है, ठीक है। इसके अलावा नाक का सूचकांक कितना है, जबड़ों का फैलाव कितना है, ये सब। ठीक है। किस प्रकार से प्रजातियों के बारे में हमने बताया, ये होती हैं प्रजातियाँ। ठीक है। प्रजातियों में खास करके बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया है किसने, ग्रिफिथ टेलर ने। उन्होंने कहा सब प्रजातियाँ जो होती हैं 7 प्रजातियाँ हैं। कौन कौन सी प्रजाति भाई? 7 टाइप की प्रजातियाँ होती हैं। पहली है निग्रिटो प्रजाति, दूसरी है निग्रो प्रजाति, तीसरी है ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति, चौथी है भूमध्य सागरीय प्रजाति, पाँचवीं है नार्डिक प्रजाति, छठी है अल्पाइन प्रजाति, सातवीं है मंगोलिक प्रजाति। ठीक है। इससे पहले बहुत सारे और लोगों ने जो है परिभाषित किया है प्रजातियों को, जैसे कि ग्रिफिथ टेलर से पहले आपको बता दूं, क्रोबर महोदय ने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव प्रजातियों को 4 भागों में बांटा। पहला काकेशियन प्रजाति, काकेशियन में उन्होंने नार्डिक, अल्पाइन और मेडिटेरियन और हिंदू, इनको काकेशियन प्रजाति बताया। दूसरी प्रजातियों में मंगोलाइड प्रजाति बताई। मंगोलाइड में मंगोलियन, मलेशियन और अमेरिकन इंडियन को शामिल किया। निग्रोइड प्रजाति तीसरी बताई, उसमें निग्रो और मिलेनेशियन और काले पिग्मी और बुशमैन जो हैं उनको शामिल किया निग्रोइड में। विवादपूर्ण प्रजातियों में उन्होंने रखा ऑस्ट्रेलियाइड, इंडो ऑस्ट्रेलियन और पोलिनेशियन और एनू प्रजाति के लोगों को। ठीक है। इसी प्रकार से डिक्सन महोदय ने 8 वर्ग बताए प्रजातियों के। पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, दूसरा है प्रोटो निग्रोइड, तीसरा है मेडिटेरियन, चौथा है कैस्पियन, पांचवा है मंगोलाइड, छठवां है निग्रिटो, सातवां है यूराल अल्पाइन और आठवां है अल्पाइन। तो आपको बस एक आध दो याद कर लेना है, जैसे कि ग्रिफिथ टेलर का आपको याद कर लेना है, निग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलियाइड और भूमध्य सागरीय, नार्डिक, अल्पाइन और मंगोलिक, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा प्रजातियों के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आप देखिएगा, एस्किमो और बुशमैन के बारे में आप बताएं। एस्किमो जनजाति है जो कि विश्व की एक प्रकार से जनजाति है या प्रजाति है, तो इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है कि एस्किमो के बारे में आप बताएं। तो एस्किमो की अगर बात की जाए तो उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश शीत प्रधान और जहाँ शीत ऋतु ज़्यादा होती है, जहाँ पर बर्फ़ ढके रहते हैं, हिमाच्छादित प्रदेश रहता है, वहाँ पर आपको खास करके टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को हम कई नामों से पुकारते हैं। जैसे यूरोप में उत्तरी स्कैंडिनेविया के निवासी को लेप्स, साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले को सेमोआइड, यकूत, चकची और कनाडा के उत्तरी भाग और ग्रीनलैंड के निवासियों को हम एस्किमो के नाम से जानते हैं। और इन लोगों ने अपने जीवन को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूलित कर लिया है। वर्तमान में भी इन लोगों के जीवन पर आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव एकदम से बहुत कम मात्रा में आपको पड़ता दिखाई पड़ेगा। कनाडा और ग्रीनलैंड के निवासी खास करके एस्किमो कहे जाते हैं। और लोगों की अर्थव्यवस्था, रहन सहन और सामाजिक जीवन एक प्रकार से जो रहा है उनके बारे में, जैसे कि एस्किमो के अगर निवास क्षेत्र की बात की जाए तो एस्किमो लोगों का निवास क्षेत्र जो रहा अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी इलाका रहा है, खास करके उत्तरी ध्रुव से सटा हुआ ग्रीनलैंड है, उसके विशाल द्वीप से लेकर के पश्चिम में अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य के पार लाइबेरिया तक लगभग 65 डिग्री और 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में फैलाव है इन लोगों का। ठीक है। ये हैं एस्किमो प्रजाति के लोग। इनके शारीरिक लक्षण की बात की एस्किमोज की, तो एस्किमो लोगों का रंग जो होता है भूरा होता है, पीला टाइप के होते हैं, पीलापन इनके चेहरे पर आपको दिखेगा। चेहरा गोल गोल होता है, चौड़ा होता है और बेढंगा ढील डौल होता है इनका, मतलब किसी ढील डौल का कोई मतलब नहीं होता, मतलब लंबे चौड़े होते हैं। काली चोटी, मतलब काली छोटी और चपटी नाक होती है इनकी, मुंह चौड़ा होता है और इनके बाल भद्दे होते हैं, काले रंग के होते हैं। एस्किमो लोगों का कद जो होता है मध्यम होता है, 150 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच में लंबे होते हैं। ठीक है। और सभी निवासी एक सी प्रवृत्ति के लगभग होते हैं। माना जाता है कि इनका उद्गम स्थान एशिया है और इसी कारण से इनमें मंगोलाइड प्रजाति के लक्षण मिलते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इनकी रंगों में गोरी जातियों के रक्त का मिश्रण हो गया और इसीलिए अब विशुद्ध एस्किमो बहुत कम ही पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार से एशिया
के जो बने थे। तो इस प्रकार से एस्किमो लोग मांसाहारी लोग हैं, भोजन एक प्रकार से ये लोग कच्चा मांस का करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंडियनों की भाषा में एस्किमो शब्द का मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाला, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से एस्किमो के बारे में हमने बता दिया। एस्किमो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो होता है शिकार करना, शिकार करते हैं, ठीक है, और इसी के द्वारा और कुछ कभी कभी खेती भी करते हैं जब संभव हो पाता है, लेकिन खेती करना इनके लिए संभव नहीं होता है। और इनका प्रमुख धंधा होता है, एक रेनडियर नाम का कुत्ता होता है, उन्हीं के झुंडों को पालते हैं, रेनडियर के झुंडों को पालते हैं। रेनडियर से मांस, दूध और उनकी खालें निकालते हैं। और आवागमन के लिए बिना पहियों वाली स्लेज गाड़ी जो होती है उसको रेनडियर जो जानवर होते हैं वो खींचते भी हैं। तो ये एक प्रकार से इनका व्यवसाय होता है एस्किमो का। दूसरी प्रजाति बुशमैन। बुशमैन प्रजाति की अगर बात की जाए तो बुशमैन प्रजाति कौन सी भाई? बुशमैन जो प्रजाति है इसकी अगर बात की जाए तो दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के आदिकालीन निवासियों को बुशमैन कहा जाता है। ये लोग अफ्रीका के मूल निवासियों की संतानें हैं बुशमैन लोग। और आपको बता दूं जिन्हें बहुत अधिक शक्तिशाली और उन्नतशील समूह के द्वारा खास करके मरुस्थलों के प्रतिकूल पर्यावरण वाले भागों में ढकेल दिया गया था। 17वीं शताब्दी में उच्च आवासियों के द्वारा इन आखेट करने वाले लोगों को बुशमैन की संज्ञा दी जाती है। और ये बौने कद के हैं, ठीक है, होते हैं। इनका आकार प्रकार अनेक बातों में खास करके नीग्रो प्रजाति से मिलता जुलता है। इनका कद जो होता है 156 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। जबड़े आगे की ओर निकले हुए होते हैं, मतलब जबड़े आगे की ओर निकले हुए नहीं होते हैं। जो नीग्रो के प्रमुख लक्षण हैं वो एक प्रकार से इनमें कुछ मात्रा में होते हैं, कुछ मात्रा में नहीं होते हैं। और अब इनकी जनसंख्या लगभग 10,000 के आसपास है बुशमैन लोगों की। बुशमैन को सान नाम से भी जाना जाता है, जो छोटे समूहों में विचरण करते हैं। और सामान्यतः 15 से 20 के समूह में बुशमैन लोग होते हैं। और अपनी जीविका के लिए ये एक प्रकार से मरुस्थलीय और अत्यंत जो प्रतिकूल टाइप का वातावरण होता है उन्हीं पर रहते हैं और वहीं पर रहते हैं और उसी हिसाब से अपने हिसाब से वहाँ पर जीवन यापन करते हैं, ठीक है। जहाँ पर जो एक प्रकार से रहना संभव नहीं होता है वहाँ पर ये लोग रहते हैं। निवास क्षेत्र की बात की है तो कालाहारी का जो मरुस्थल है वहीं पर रहते हैं बुशमैन जाति के लोग, शिकार करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं ये लोग और भी जगहों पर रहते हैं, जैसे कि नेटाल हो गया, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, दक्षिणी अफ्रीका का जो सुदूर उत्तर का इलाका और पूर्वी भाग है वहाँ तक ये लोग फैले हुए हैं। बुशमैन के निवास क्षेत्र की जलवायु उष्ण मरुस्थलीय है, मतलब गर्मी वाले इलाके में ज़्यादा रहते, तापमान हमेशा ऊंचा रहता है, सूर्य हमेशा लंबवत चमकता है। यहाँ पर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमेशा रहता है, ठीक है। और मरुस्थल होने के कारण से दैनिक तापांतर जो होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। रातें ठंडी होती हैं, दिन में गर्मी बहुत होती है, ठीक है। तो ये होती है बुशमैन के स्थान रहने का। शिकार करते हैं ये लोग खास करके। और कालाहारी में जंतु अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं और वर्षा ऋतु के बाद सब जगह घास उग जाती है जिस पर जंगली बकरी, हिरन, जिराफ, जंगली भेड़ और इसके अलावा कोटू, इसके अलावा ब्लेस बोक, जेब्रा, ये लोग एक प्रकार से घास चरने वाले जंतु होते हैं। इसके अतिरिक्त मांसाहारी जंतुओं में शेर, जंगली कुत्ते, भेड़िया ये सब भी होते हैं। छोटे जीवों में खरगोश, चूहे, चमगादड़, गिलहरी ये भी एक प्रकार से बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। पक्षियों में बतख, जलमुर्गी, उकाव, चील, बाज, गिद्ध ये सब भी पाए जाते हैं। और उन सभी का शिकार जो होते हैं वो करते हैं कौन? बुशमैन प्रजाति के लोग अपना भोजन करते हैं। बुशमैन लोग भी मांसाहारी होते हैं और शिकार में मछली भी करते हैं, मछली पकड़ते हैं। और भी इन जीवों का जो जिस जीवों के बारे में हमने बताया उनका भी शिकार करते हैं, मछलियों को भी पकड़ते हैं। पौधों की जड़ें और शहद इनके भोजन के प्रमुख अंग होते हैं। बुशमैन सभी चीज़ खाते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। वे खाते भी बड़ी मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा खाते हैं। और खास करके छोटे प्रकार के सांपों को भी खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े को, छिपकलियों को, चींटियों को, यहाँ तक कि अपने शरीर की जो जुएँ होती हैं उनको भी खा लेते हैं। दीमक जो होती है, दीमक, उनको बड़े चाव से के साथ खाते हैं भोजन में बुशमैन प्रजाति के लोग। तो इस प्रकार से बुशमैन लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, उष्ण जलवायु होने के कारण से बुशमैन लोग बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। पुरुष एक त्रिकोणी लंगोटी पहनते हैं और स्त्रियां जो होती हैं वो खाल का टुकड़ा पहनती हैं जो कमर से घुटनों तक होता है, लटकता रहता है। महिलाएं वृक्ष की छाल और खाल के जूते पहनती हैं। स्त्रियों के वस्त्र का सबसे प्रमुख भाग चींगा होता है जिसे करोस कहा जाता है। और बिस्तर और खास करके वस्त्र दोनों का काम करता है ये। और कई बुशमैन परिवार सिर पर चमड़े की टोपी भी पहनते हैं और अपने परिवार मतलब अपने शरीर पर चर्चा तथा मिट्टी का लेप करते रहते हैं। और इनको धूप और कीड़े मकोड़ा और मच्छरों से बचाता है जो कि। और ख़ास करके ये लोग पूरा जीवन नहाते नहीं हैं, मतलब नहाने का नाम ही नहीं है इन लोगों का। तो ये हैं बुशमैन प्रजाति के लोग, ठीक है। और ख़ास करके आखेट और पानी की तलाश में लोग घूमते भी रहते हैं। और ख़ास करके इनके अस्थायी अधिवास नहीं होते, कहीं पर इकट्ठा नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो बुशमैन प्रजाति ये है।
9वां प्रश्न आप देखिएगा, भारत की जनजातियों के नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की जनजातियों के नाम। भारत की जनजातियों के नाम अगर बात की है भारत की जनजातियों की, तो भारत में कई सारी जनजातियां हैं। जैसे कि अगर आपको बताऊं, जनजातियों में पूरे देश में हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वहां से लेकर के लक्षद्वीप तक आप देखते हैं, भूमि से लेकर के गुजरात के मैदानों से लेकर के उत्तर पूर्वी की जो पहाड़ियां हैं उन सभी तक, खासकर चंबा और महासू में आदिवासी हैं। देहरादून और दार्जिलिंग में भी आप देखते हैं तमाम प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। प्रायद्वीपों में भील, गोंड, संथाल, हो, कोल, कोंद, खरिया, मुंडा ये सब प्रमुख जनजातियाँ। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आदिवासी नागा, मिजोस, मिक्रीज, कुकीस ये सभी जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, खास करके भारत में आप देखिएगा, भारत में कई जनजातियाँ हैं। उत्तर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में खास करके, जैसे पूर्वी कश्मीर है, पूर्वी पंजाब है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी प्रदेश या उत्तर प्रदेश इसको आप कहते हैं, नागालैंड, असम, इन सभी क्षेत्र में एक प्रकार से आका, मिसमी, चूली काटा, नागा ये सब जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य क्षेत्र में भारत के जैसे बिहार, बंगाल, दक्षिणी यूपी हो गया, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और इनमें क्रोंद, संथाल, भील, गोंड, मुरिया, बैगा ये सब जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और दक्षिणी क्षेत्रों में आप देखते हैं खास करके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल ये दक्षिणी क्षेत्र हैं। इनमें टोंडा, चेंचू, कादर, कोरगा ये सब जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खास करके आप देखते हैं ओरांव जनजाति हो गई। ठीक है, और भी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो असम में आप देखते हैं, असम, नेफा, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा ये सब पूर्वोत्तर में शामिल है। और इस क्षेत्र में खास करके अहोम, गायरो, खासी, मिजोस, नागा, कसीस ये सब जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में भारत में अलग अलग जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 10वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा, संथाल जनजाति और नागा जनजाति के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। तो भारत में संथाल जनजाति और नागा जनजाति के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो संथाल जनजाति की अगर बात की जाए तो संथाल जनजाति जो है, ये जनजाति खास करके भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक मानी जाती है। पूर्वी भारत के विशेष रूप से बिहार राज्य के संथाल परगना में पाई जाती है ये। और आधुनिक समय में ये लोग न केवल बिहार बल्कि बंगाल, असम, उड़ीसा इन सभी राज्यों में फैल चुके हैं। बिहार राज्य में नागपुर का पठार जो है खास करके मुख्य रूप से इनका प्रमुख स्थान है। और ये लोग मुंडा भाषा बोलते हैं और विभिन्न लोगों के संपर्क में आने के कारण से बंगाली, बिहारी और असमी भाषाएं भी बोलने लगे हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 25 लाख से ऊपर है संथालों की। तो ये संथाल लोग। ठीक है, बात की है नागा जनजाति की, तो नागा जनजाति के लोग जो हैं उनकी अगर आप बात करेंगे तो नागा जनजाति के लोग जो हैं इनके बात की है तो नागा जनजातियों का जो प्रमुख निवास क्षेत्र है वो नागालैंड है। किंतु नागालैंड के बाहर भी जनजातियाँ रहती हैं। नागालैंड का बहुत बड़ा भाग नागा पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके अतिरिक्त पटकोई पहाड़ियों में, मनोपुर और मिजोरम के पठारी भागों में, असम और अरुणाचल प्रदेश में नागा जातियों के कुछ लोग आपको मिलेंगे। अरुणाचली तथा आसामी नागाओं के 5 बड़े उपवर्ग हैं। जैसे पहला उपवर्ग है उत्तर में रंगपण और कोन्यक, दूसरा है पश्चिम में रंगमा, सेमा और अंगामी, तीसरा है मध्य में आओ, लोहता, फोम, चग, संथम और थिपस्त सुगर, और चौथा है आपका दक्षिण में कचा और काबुई, पांचवा है पूर्वी क्षेत्रों में तेखुल और काल्पो केंगू। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा पर्वतीय प्रदेशों से लेकर के ब्रह्मा की अराकान पहाड़ियों यानी कि जो म्यांमार है वहाँ की जो अराकान की पहाड़ियाँ हैं, अराकानियोमा जो पर्वत है वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों तक विस्तृत नागा पहाड़ियों के दक्षिण में कुकी, लुसाई, लाखेर, चिन ये सब जनजातियाँ भी निवास करती हैं। और ये सब कुल मिलाकर के ये सब जनजातियाँ हैं। नागा लोगों के मुख्य पेशे की बात किया तो आखेट है, शिकार खेलते हैं, शिकार करते हैं, झूमिंग कृषि करते हैं ये लोग। ठीक है, और खासकर जंगली जानवरों को खदेड़ करके नदियों के खादर में ला करके भालों से मारते हैं। और नागाओं में खास करके इसी प्रकार का शिकार किया जाता है। शिकार में तीर, कमान, भाला, दाब इन सभी का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रिय हथियार जो इनका है वो है दाब। ठीक है, मछली भी पकड़ते हैं लोग। मछलियाँ पकड़ने का काम एक प्रकार से पहाड़ का जो निचला भाग होता है वहाँ पर करते हैं। नदियों में, तालाबों के किनारे जो टोकरी और भालों की सहायता से लोग मछलियाँ पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये नागा जनजाति के लोग हैं। तो ये हो गए एक प्रकार से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में मैंने जो बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये। देखिए, केवल 4 से 5 प्रश्न आपको करने हैं। खंड बा में 150 शब्दों में या 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है लघु उत्तरीय प्रश्नों के। राम मनोहर लोहिया में आपको 4 प्रश्न करने होंगे और 150 शब्दों में, 150 शब्दों में ही उत्तर को आपको लिखना है। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है? मानव भूगोल की विषय वस्तु को संक्षेप में लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और वीडियोस आपके समक्ष मैं देता रहूं।
चलिए, मानव भूगोल की विषय वस्तु को संक्षेप में बताइए। तो वर्तमान समय में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। मानव भूगोल मनुष्य एवं उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। आपको बता दूं कि पृथ्वी के जिन जिन प्रदेशों में जनसंख्या निवास करती है, उन सभी प्रदेशों के मानव समूहों और उनके क्रियाकलापों और उनके वातावरण के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन करना मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय बात है कि समय के साथ साथ मानव तथा वातावरण के संबंधों में जो परिवर्तन होता जा रहा है, उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य जैसे जैसे विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में लगातार उन्नति करता जा रहा है, वैसे वैसे वह अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों से मुक्त करता जा रहा है। कहीं कहीं तो उसने कृषि और कुछ उद्योगों के लिए कृत्रिम वातावरण की दशाएं भी पैदा कर ली हैं। कांच के घरों में फसलों का उत्पादन होने लगा है। फसलों के लिए शीघ्र पकने वाले बीज बनाने आ जाने लगे हैं। सूती वस्त्र उद्योग खास करके आप देखते हैं उसके लिए ह्यूमिडिफायर्स के द्वारा नम वातावरण का निर्माण कर लिया गया है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन इससे आप देखते हैं मनुष्य और वातावरण के संबंध जो होते हैं अधिक से अधिक जटिल होते जा रहे हैं। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का लगातार विस्तार होता जा रहा है और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम मुख्य रूप से 5 पक्षों का आकलन करते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या और उसकी कार्यक्षमता कितनी है, उसका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उस प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तीसरी बात, प्रदेश की जनसंख्या के द्वारा उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से निर्मित सांस्कृतिक वातावरण का भी अध्ययन मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत करते हैं। चौथी बात, मानव वातावरण समायोजन और प्रादेशिक संगठनों का अध्ययन भी मानव विषय वस्तु के अंतर्गत करते हैं, मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत। पांचवी बात, वातावरण समायोजन का कालिक अनुक्रमण लगातार जैसे परिवर्तन हो रहा है मनुष्य और प्रकृति के बीच में, जो मनुष्य और प्राकृतिक वातावरण के बीच में जिस प्रकार से परिवर्तन लगातार होता रहा समय के साथ साथ, उसका भी अध्ययन एक प्रकार से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार से विश्व के विभिन्न प्रदेशों के अंतर्गत मानव के समस्त क्रियाकलापों का अध्ययन करना मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया मानव भूगोल के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई, ठीक है। ये हो गया एक प्रकार से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र जिसके बारे में आप लोगों ने चर्चा करी। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, रुको और जाओ निश्चयवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है भाई? रुको एंड जाओ, स्टॉप एंड गो थियरी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट थियरी है। स्टेलर महोदय ने निश्चयवाद का संशोधन करके उसे रुको एंड जाओ सिद्धांत की संज्ञा दी है। निश्चयवाद की अगर बात की जाए तो निश्चयवाद जो है वो वो कहता था कि मनुष्य जो है प्रकृति का दास है। मनुष्य के सभी क्रियाकलाप पर्यावरण के द्वारा नियंत्रित होते हैं। मानव प्राकृतिक शक्तियों के समूचे तुच्छ, महत्वहीन और निष्क्रिय होता है। कुल मिलाकर के वहाँ पर निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद में मनुष्य को प्रकृति का दास बताया गया, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं उसी निश्चयवाद का संशोधन किया गया स्टेलर महोदय के द्वारा, और स्टेलर महोदय ने कहा कि रुको एंड जाओ सिद्धांत इसको बताया और कहा कि मानव ना तो प्रकृति का दास है और ना ही उसका स्वामी है, और ना ही मनुष्य के कार्य करने की क्षमता असीमित है। मानव तथा प्रकृति में निरंतर पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य का जीवन पृथ्वी पर सफलता से चलता रहता है। स्टेलर महोदय ने मनुष्य की तुलना चौराहे पर खड़े एक सिपाही से कर दी, जो सड़क पर वाहनों के चलने की गति को धीमा कर सकता है और तेज कर सकता है, किंतु उसकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता है। उन्होंने अपनी अवधारणा को निम्न शब्दों में व्यक्त किया कि मानव किसी देश की उन्नति को तेज या धीमा कर सकता है, उसे रोक नहीं सकता है, परंतु यदि वह बुद्धिमान है तो उसे भौतिक वातावरण द्वारा दर्शाई दिशा से दूर हटने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जैसे मरुस्थलों में अगर सिंचाई के प्रबंध के बिना खेती करना हुआ तो आप नहीं कर सकते हैं। टुंड्रा जैसे उजड़ और खंडों में आप देखते हैं बिना आवश्यक तापमान के फसलों का उत्पादन मूर्खतापूर्ण व्यवहार होगा। मतलब रुको एंड जाओ सिद्धांत ये कुल मिलाकर के चौराहे पर खड़े एक पुलिस की भांति है। एक प्रकार से जो प्रकृति है वो एक प्रकार से मनुष्य की गति को धीमा और तेज जरूर कर सकता है, लेकिन किस व्यक्ति को कहाँ जाना है ये डिनोट नहीं कर सकता। ये पता है केवल मनुष्य को भी कि भाई हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। मनुष्य ने संभावनाएं प्रदान कर दी हैं और उस पर एक प्रकार से अब उस पर मनुष्य क्या करेगा ये मनुष्य पर डिपेंड करता है। उसकी गति धीमी तेज हो सकती है, ठीक है, इस पर प्रकृति का अधिकार है, लेकिन मनुष्य का भी अधिकार है कि वो कहाँ जाना है, किधर जाना है, उसको एक प्रकार से वो नहीं रोक पाएगा, ठीक है, प्रकृति। तो ये होता है रुको एंड जाओ सिद्धांत। स्टेलर महोदय ने कहा कि जैसे कि जब आप मरुस्थलों में बिना सिंचाई के अगर आप सोचें कि मरुस्थल में आप बिना सिंचाई के गेहूं उत्पादन कर लेंगे, चावल बैठा लेंगे, तो नहीं होगा ना।
तो इसीलिए आपको अगर मरुस्थल में चावल बैठाना है तो सिंचाई करने के लिए उचित प्रबंध आपको करना पड़ेगा। इसी प्रकार से टुंड्रा प्रदेश में आपको कोई चीज़ अगर जो है बोना है, कोई फसल उगानी है, तो आपको वहाँ पर तापमान एक प्रकार से मेंटेन करना पड़ेगा, तापमान अच्छा करना पड़ेगा, तापमान वहाँ पर गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है रुको एंड जाओ सिद्धांत। यानी एक प्रकार से आप जो है मनमर्जी नहीं कर सकते हैं। प्रकृति मतलब आपकी इच्छाएं सीमित भी नहीं हैं और आपकी इच्छाएं असीमित भी नहीं हैं। आप पर प्रकृति कंट्रोल भी नहीं कर सकती है संपूर्ण कंट्रोल, लेकिन कुछ कंट्रोल जरूर करती। तो ये होता है रुको एंड जाओ सिद्धांत या रुको एंड जाओ निश्चयवाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों को लिखिए। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कई सारे भौतिक कारक हैं। आपको बता दूं, विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है असमान है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जनसंख्या पाई जाती है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। संसार की लगभग 50% जनसंख्या स्थल के केवल 5% भाग में रहती है। बाकी लगभग 65% भाग में केवल 5% जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में खास करके जैसे कि कहीं पर भौतिक भौगोलिक स्थिति वहाँ की मान्यता ठीक नहीं है, कहीं पर जैसे टुंड्रा प्रदेशों में ठंडी ज़्यादा पड़ती है, मरुस्थलीय इलाकों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं। दूसरी बात, जलवायु वहाँ की ठीक नहीं है। तीसरी बात, धरातल की बनावट रहने योग्य नहीं है। चौथी बात, जल की उपलब्धता वहाँ पर नहीं है, तो इसलिए मनुष्य वहाँ पर नहीं रहते हैं। जहाँ पर जल की उपलब्धता होती है वहाँ पर मनुष्य ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर नहीं होती वहाँ पर नहीं रहते हैं। पांचवी बात, मिट्टी की उर्वरक शक्ति जहाँ पर ज़्यादा होगी वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, जहाँ पर कम होगी वहाँ पर कम लोग रहेंगे। छठी बात है खनिज पदार्थों की उपलब्धता, जहाँ पर खनिज पदार्थ ज़्यादा होंगे वहाँ पर जनघनत्व तो थोड़ा सा एक प्रकार से कम होगा, ठीक है, वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा होगी, लेकिन जनघनत्व भी होगा उसके आसपास के इलाकों में। सातवीं बात, आर्थिक विकास की अवस्था भी एक प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में शामिल है। तो ये सब भौतिक कारक आप लिख दीजिएगा कौन कौन से। खनिज पदार्थों की उपलब्धता, आर्थिक विकास की अवस्था, मिट्टी की उर्वरक शक्ति, धरातल की बनावट, जल की उपलब्धता, जलवायु, भौगोलिक स्थिति, ये सब जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों की बारे में हमने आपको बताया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ है चौथा नंबर, न्यून जनसंख्या की अवधारणा को समझाइए। न्यून जनसंख्या की अवधारणा की बात की जाए या अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो है उसी को न्यून जनसंख्या सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान, अंडर पॉपुलेशन जिसको आप कहते हैं। तो डाल्टन महोदय की एक थ्योरी है अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। उन्होंने एक सूत्र बताया, उन्होंने कहा m बराबर a-o/o। यहाँ पर यम जो है, यम का मतलब क्या है? यम बराबर होता है असंतुलन या मात्रा की कुव्यवस्था। ए मतलब यहाँ पर है वास्तविक जनसंख्या और ओ का मतलब होता है अनुकूलतम जनसंख्या। तो जब आप असंतुलन या मात्रा की कुव्यवस्था निकालनी होती है आपको, या अनुकूलतम जनसंख्या आपको निकालनी है, तो आप वास्तविक जनसंख्या में से अनुकूलतम जनसंख्या को आप घटा देते हैं और अनुकूलतम जनसंख्या से घटाई गई चीज़ों को भाग दे देते हैं, तो एक प्रकार से निकल आती है आपकी अनुकूलतम जनसंख्या, ठीक है। यम धनात्मक है तो अधिक जनसंख्या या जनाधिक्य होगा। अगर यम ऋणात्मक आता है यानी कि असंतुलन या मात्रा की कुव्यवस्था जो है अगर ऋणात्मक आती है तो न्यून या अल्प जनसंख्या होगी। अगर जो है शून्य आता है तो अनुकूलतम जनसंख्या होगी वहाँ पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, समझ रहे चीज़ों को। यानी मान लेते हैं अगर यम यहाँ पर यम आपको निकालना है और ए मान लेते हैं आपका 10 है और वो आपका क्या है, वो आपका कितना है भाई, वो आपका 5 है, ठीक है। और अब एक प्रकार से 5 यहाँ पर रख देंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, 5/5 तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, या लगभग एक प्रकार से धनात्मक है। तो यानी कि अधिक जनसंख्या या जनाधिक्य एक प्रकार से है लेकिन बहुत कम है, ठीक है, ठीक ठाक मात्रा में है। अल्प जनसंख्या नहीं है लेकिन अनुकूलतम जनसंख्या से एक सीढ़ी ऊपर मान सकते हैं, 0 होगी तो अनुकूलतम जनसंख्या होगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी न्यून जनसंख्या की अवधारणा या आदर्श जनसंख्या। तो इसका सिद्धांत स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। यदि किसी देश में संपन्नता घटने और बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या भी उसी अनुपात में घटती और बढ़ती रहती है तो वह अनुकूलतम जनसंख्या है। यदि किसी देश की जनसंख्या उस अनुकूलतम बिंदु से कम होती है तो वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का अपर्याप्त शोषण होने के प्रति प्रति व्यक्ति आय जो होगी कम हो जाएगी। ऐसा नए देशों में होता है खास करके, और इस दशा को न्यून जनसंख्या या अंडर पॉपुलेशन कहते हैं। यदि इसके विपरीत किसी देश की जनसंख्या इस आदर्श बिंदु से अधिक है
तो प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त शोषण ना हो सकेगा, आय कम हो जाएगी और इससे जनाधिक यानी कि ओवर पॉपुलेशन उस स्थिति को कहेंगे, और इससे देश के निवासियों का जीवन स्तर कम हो जाएगा और बेकारी भुखमरी बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के न्यून जनसंख्या का मतलब होता है कि प्राकृतिक संसाधन एक प्रकार से उसका जो प्राकृतिक संसाधन है उसका दोहन नहीं किया कर उसका दोहन उचित मात्रा में नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब न्यून जनसंख्या है, कम जनसंख्या है। अगर उसका दोहन सही तरीके से हो जा रहा है और कम भी पड़ रहा है संसाधन, तो वो जनाधिक्य है वहाँ पर, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन है। अगर उचित मात्रा में जितना है उतना ही हो रहा है तो वो आदर्श जनसंख्या है, ठीक है। ये तीन धारणा मैंने बताई। न्यून जनसंख्या मतलब कम जनसंख्या, जनसंख्या कम है लेकिन उत्पादन के साधन ज़्यादा हैं, उपयोग के साधन ज़्यादा हैं, ठीक है, उत्पादन के साधन ज़्यादा हैं। कम जनसंख्या ये हो गई। न्यून जनसंख्या जिसको कहते हैं अधिक जनसंख्या यानी जनाधिक्य क्या होता है, जनसंख्या ज़्यादा है और उत्पादन के साधन कम है, ठीक है, वो होता है जनाधिक्य, ठीक है। और उत्पादन के साधन और जनसंख्या बराबर, ये होती है अनुकूलतम जनसंख्या, या इसी को बोलते हैं आप एक प्रकार से आदर्श जनसंख्या। समझ में आ गई चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। पाँचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है भारत को प्रमुख नगरीय प्रदेशों में विभक्त कीजिए। भारत को प्रमुख नगरीय प्रदेशों में बांटिए। भाई फटाफट से बांटने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के बारे में अगर बात की जाए तो भारत में नगरीय जनसंख्या की वितरण एवं वृद्धि दर में आप देखते हैं विभिन्नता पाई जाती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी, 35% महाराष्ट्र में नगरीय जनसंख्या के लोग रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 6.3 सबसे कम है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखते हैं भारत में मुख्य रूप से 4 नगरीय प्रदेश हैं बड़े बड़े। पहला है आपके अधिक नगरीकरण वाले प्रदेश, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, ठीक है। तो भारत को 4 प्रकार के नगरीय प्रदेशों में हम बांट सकते हैं। पहले अधिक नगरीकरण वाले क्षेत्र, दूसरा सामान्य नगरीकरण वाले क्षेत्र, और तीसरा जो होगा आपका वो होगा न्यूनतम या न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश, और चौथा होगा अति न्यून नगरीकरण वाले प्रदेश, ठीक है। अब जो पहला है अधिक नगरीकरण वाले क्षेत्र, उसके अंतर्गत जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात है, कर्नाटक, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, मणिपुर है, गोवा है, ये सब आते हैं। यहाँ पर संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 26% से या उससे अधिक जो होती हैं वो नगरीय जनसंख्या होती है, तो वो होते हैं अधिक नगरीकरण वाले क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र है वो है सामान्य नगरीकरण या नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्र। इसमें खास करके 16 से लेकर के 25% जो हैं लोग नगरीय जनसंख्या में निवास करते हैं, नगर में निवास करते हैं, जिसमें खास करके आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय और उत्तर प्रदेश, इसके अलावा सिक्किम भी इसमें शामिल हो सकता है। तीसरा जो प्रदेश है वो होता है न्यून नगरीय जनसंख्या वाला क्षेत्र। न्यून नगरीय जनसंख्या वाले क्षेत्रों में खास करके 9% से लेकर के 16% तक लोग नगरों में निवास करते हैं। खास करके इसमें नागालैंड हो गया, बिहार है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, ये सब देश शामिल होते हैं। और चौथा है जहाँ पर बहुत कम नगर वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि अति न्यून नगरीकरणीय या नगरीकरण वाले क्षेत्र, जैसे कि खास करके हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब प्रदेश हो गए। यहाँ पर बहुत कम एक प्रकार से नगरीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर गांव बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 9% यहाँ के लोग जो है नगरों में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका भारत में नगरीय प्रदेशों को हमने बांट दिया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखिएगा। प्रश्न है ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में विभेद कीजिए, अंतर बताइए। तो ग्रामीण और नगरीय अधिवास में कई अंतर होता है और बस्तियों में भी कई अंतर होता है। आपको बता दूं, ग्रामीण जिन अधिवासों में अधिकतर कृषक वर्ग निवास करते हैं, कृषि होती है और अपना जीविकोपार्जन कृषि और पशुपालन से करते हैं, उन्हें ग्रामीण अधिवास कहते हैं, ग्रामीण बस्तियाँ कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर ग्रामीण बस्तियों को हम बताएं तो ग्रामीण अधिवास कृषि प्रधान होते हैं। लकड़ी काटने वाली या खान खोदने वाले, शिकार और जंगलों और पर्वतों पर रहने वाली जातियों के अधिवास भी ग्रामीण अधिवास कहे जाते हैं। और नगरीय अधिवास की अगर बात की जाए, नगरीय बस्तियों की, नगरीय अधिवासों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय वस्तुओं का निर्माण करना हो गया, उद्योग, व्यापार, वितरण, ये सब होता है। नगरीय अधिवास के निवासी कृषि प्रधान होकर के उद्योग प्रधान होते हैं, मतलब कृषि प्रधान ना होकर के उद्योग प्रधान होते हैं, कृषि पर अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित होते हैं। वस्तुतः नगर और गांव प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्षता आप देखिएगा एक दूसरे के पूरक होते हैं। गाँवों से चूँकि जो खाद्यान्न उत्पन्न होता है, कृषि के द्वारा जो कच्चे माल उत्पन्न होते हैं या पशुजन्य जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वो सब नगरों की ओर जाते हैं, नगरों में बेचे जाते हैं, जो कि जीवनोपयोगी एक प्रकार से होते हैं, और वो मिलों में, कारखानों में जा कर के एक प्रकार से और भी चीज़ें उससे निर्मित की जाती हैं, बनाई जाती हैं। कच्चे मालों से माध्यम से पक्के माल बनाए जाते हैं और एक प्रकार से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो वो सब होते हैं नगर में, ठीक है। नगर में फैक्ट्रियाँ होती हैं, उद्योग होते हैं। गाँव में एक प्रकार से कृषि और पशुपालन ज़्यादा होता है। नगरीय अधिवास ग्रामीण अधिवासों की अपेक्षा बड़े भी होते हैं, यानी नगर बड़े होते हैं, गांव छोटे होते हैं।
नगरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है और गाँव में जनसंख्या एक प्रकार से बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, जनसंख्या की अधिकता से कोई गांव नगरीय अधिवास नहीं कहा जा सकता है। जब तक कि उसमें नगरीय अधिवास के गुण, निर्माण, उद्योग, परिवहन सेवा ये सब नहीं है तो मात्र जनसंख्या से केवल उसको नगर नहीं कहा जाएगा। आपको बता दूं, बहुत से कृषक प्रधान जनसंख्या के अधिवास बड़े होते हैं और उनमें जनसंख्या मतलब कम जनसंख्या के अधिवास जिनके निवासी कृषि और पशुपालन के कार्यों में न लग करके उद्योग, व्यापार और परिवहन कार्यों में लगे होते हैं, उनको नगरीय अधिवास आप कह सकते हैं। नगरीय अधिवास में मुख्य रूप से संबंध औपचारिक संबंध होते हैं और गाँव के संबंध जो होते हैं अनौपचारिक संबंध होते हैं। तो इस प्रकार से ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में कुछ अंतर हो गया जो मैंने आपको बताया। 7वां प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है खाद्य संग्रहण और पशुचारण अर्थव्यवस्था को परिभाषित कीजिए। खाद्य संग्रहण मतलब क्या होता है? भोजन इकट्ठा करना। पशुचारण मतलब होता है पशुओं को चराना। ये दो अर्थव्यवस्था एक प्रकार से आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, फूड गैदरिंग एंड एक प्रकार से पोस्टल हार्डिंग इकोनॉमी। ठीक है, तो भोजन संग्रहण की बात की जाए, शिकार की बात की जाए, आदिम मत्स्य पालन की बात की जाए, विश्व के कुछ भागों में आज भी मानव बहुत ही सरल रूप से अपना जीवन यापन कर रहा है और अपना समस्त जीवन प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर निर्भर करता है। इस प्रकार के मानवीय समूहों में जंगलों के फल फूल, पत्तियों और जड़ों का संग्रह करके अपनी पेट की जो है भूख को शांत करता है व्यक्ति। वन उत्पादों का संग्रह आदिम जनजातियों के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है और यहाँ के लोग वन उत्पाद की तलाश में यत्र तत्र घूमते रहते। तो खाद्य संग्रहण करना मतलब भोजन को इकट्ठा करना। तो खाद्य संग्रहण और पशुचारण अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें एक प्रकार से जनजाति के लोग होते हैं जो कि एक प्रकार से अपने भोजन के लिए पशुओं पर निर्भर करते हैं, फल फूल पर निर्भर करते हैं, एक प्रकार से जो है जड़ों पर निर्भर करते हैं। जो पशु जो है पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं उनको खाते हैं। जड़ मतलब कंदमूल, फल जो होता है वही होते हैं। ठीक है, पशु और पक्षियों का शिकार करते हैं, झीलों और नदियों से मछली पकड़ने का काम करते हैं। जनजाति समूहों के द्वारा अतिरिक्त पोषण तत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से ये सारे काम किए जाते हैं। और इसके अलावा एक प्रकार से कुछ जो ये सब हो गया तो खाद्य संग्रहण होगा शिकार खेल करके। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पशुओं को जो एक प्रकार से पालते हैं। पशुओं को पालने के बाद में एक प्रकार से उनको चराते हैं, फिर उनसे दूध वगैरह जो मिलता है उसको खाते हैं। तो उस प्रकार से ये होता है आपका पशुचारण अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो किसी एक विशिष्ट वातावरण में किस प्रकार से अपनी जीविकोपार्जन करते हैं, अपनी आर्थिक क्रियाओं का संचालन करते हैं, अपनी आवश्यकताओं और उपभोग की व्यवस्था करते हैं और यह उनकी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। भौगोलिक वातावरण की क्षेत्रीय विविधता के कारण से मानव की अर्थव्यवस्था में भी स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। आदिम अवस्था से लेकर के आधुनिक युग तक मानव की 5 अर्थव्यवस्थाएं मिलती हैं, जिसमें पहली है आखेट शिकार करना, दूसरी वन संग्रहण, तीसरी कृषि खनन, चौथी है निर्माण उद्योग। ठीक है, इस प्रकार से, और 5वीं है आज वर्तमान में जो वैज्ञानिक युग आ गया है वो सब। ठीक है, तो इस प्रकार से खाद्य संग्रहण और पशुचारण अर्थव्यवस्था में लोग एक प्रकार से क्या करते थे, आदिम प्रजाति की कृषि होती थी। कृषि के साथ ही साथ लोग एक प्रकार से मुख्य रूप से शिकार कर कर ही अपना भोजन एक प्रकार से पाते थे। पशुओं को पालते थे और उसके बाद में पशुओं का दूध, दही मतलब दूध वगैरह खाते थे और उनका एक प्रकार से मांस भी खाते थे शिकार करके। ठीक है, जिनको पालते थे उनसे दूध वगैरह खाते थे। ठीक है, और जिनको नहीं पालते थे उनका मांस वगैरह खाते थे। तो इस प्रकार से खाद्य संग्रहण और पशुचारण अर्थव्यवस्था के बारे में हमने आपको बता दिया। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखिएगा। विश्व को सांस्कृतिक परिमंडलों में विभक्त कीजिए। तो विश्व को एक प्रकार से कई सांस्कृतिक परिमंडलों में बांटा गया है। खास करके विश्व को 11 सांस्कृतिक परिमंडलों में विभक्त किया गया है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला है दक्षिणी एशियाई परिमंडल, दूसरा है अरब मुस्लिम परिमंडल, तीसरा है दक्षिणी पूर्वी एशियाई परिमंडल, चौथा आप लिख लीजिएगा पूर्वी एशियाई परिमंडल, 5वां है अफ्रीकी परिमंडल, छठा है ऑस्ट्रेलियाई परिमंडल, 7वां है पश्चिमी यूरोपीय परिमंडल, 8वां है पूर्वी यूरोपीय परिमंडल, 9वां है आंग्ल अमेरिकी परिमंडल, 10वां है लैटिन अमेरिकी परिमंडल और 11वां है प्रशांत महासागरीय परिमंडल। तो ये 11 परिमंडल हैं जो कि विश्व के सांस्कृतिक परिमंडल कहे जाते हैं। कौन कौन से, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ। दक्षिणी एशियाई परिमंडल, अरब मुस्लिम परिमंडल, दक्षिणी पूर्वी एशियाई परिमंडल, पूर्वी एशियाई परिमंडल, अफ्रीकी परिमंडल, ऑस्ट्रेलियाई परिमंडल, पश्चिमी यूरोपीय परिमंडल, पूर्वी यूरोपीय परिमंडल, आंग्ल अमेरिकी परिमंडल, लैटिन अमेरिकी परिमंडल, प्रशांत महासागरीय परिमंडल। ये सारे परिमंडल जो हैं विश्व के सांस्कृतिक परिमंडल में इनका नाम है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो 11 परिमंडलों के नाम हमने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं यहाँ से खंड सा से।
450 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होता है राम मनोहर लोहिया में। बाकी विश्वविद्यालय में 500 शब्दों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। देखिए 2 प्रश्न ही करने होते हैं दीर्घ उत्तरीय से। पहला प्रश्न है मानव वातावरण संबंध से आप क्या समझते हैं? वातावरण और वातावरण समायोजन को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपके परीक्षा में पूछा सकता है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अपनी सीरीज वगैरह में मिले तो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों का विस्तृत वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है ग्रामीण अधिवासियों के विभिन्न प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है और पिछले मॉडल पेपर में हमने इसको बताया भी था। अगला प्रश्न है किर्गिज जनजाति के निवास क्षेत्र, भोजन, वस्त्र, आवास और सामाजिक अवस्था का विवेचन कीजिए। तो किसी भी जनजाति के बारे में निवास क्षेत्र, भोजन, वस्त्र, आवास और सामाजिक अवस्था से ही प्रश्न आते हैं। तो इस प्रकार से ये मॉडल पेपर था जो कि हमने आपको जो है बताया, और निश्चित तौर पर लगभग बहुत सारे डाउट आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हुए होंगे। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ मैं लगातार आपके लिए लाता रहूँ और आप लोग पढ़ते रहें। आपके 3rd सेमेस्टर को लेकर के मैं बता दूँ, इसी चैनल पर यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर ही जो हमारे छात्र हैं 20 सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा पास कर रहे हैं, वो 3rd सेमेस्टर के सिलेबस और 3rd सेमेस्टर के एक प्रकार से चैप्टर वाइज वीडियो और मॉडल पेपर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लिखित और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में। शुक्ला स्टडी पॉइंट की प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा, BA 3rd सेमेस्टर की सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आप आसानी से अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।